हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का एस्पर विज्ञान की चैनल पे। और आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो आपकी फिजिक्स का बुक का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 उसका लेक्चर नंबर 2 पे आज हम लोग मिले हैं। और आज हम लोग बायट-सावर्ट लॉ को पढ़ेंगे। बायट-सावर्ट लॉ को पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी लॉ को हम बिल्कुल डिटेल में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। बस वीडियो का एंड तक देखते रहना। मज़ा ना आए तो आप मेरा नाम बदल देना। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो का एंड में पहुंचोगे ना तो आप कह के जाओगे सर क्या बात है, हमें आज से पहले ये जो चैप्टर है इतना आसान नहीं लगा सर जितना अब ये चैप्टर है। एकदम हमारी मैग्नेटिज्म चैप्टर में बिल्कुल अच्छी पकड़ बन चुकी है, एकदम मज़ा आ गया चैप्टर में। तो बिल्कुल फ़नी तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, फिजिक्स बिल्कुल हलवा बना देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग बायट-सावर्ट लॉ को। माई सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ एस्पर विज्ञान के इस चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं बायट-सावर्ट लॉ। तो बायट-सावर्ट लॉ होता क्या है? तो देखो बेसिकली क्या होता है बायट-सावर्ट लॉ। जो होता है, कोई भी मेरे पास कंडक्टर है जो कि करंट कैरी करता है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, कि वो कितना करंट बना रहा है, उसकी ताकत, इंटेंसिटी है ना, पावर। वो चीज़ हमें क्या बताता है? बायट-सावर्ट लॉ किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। ठीक है, समझ गए क्या होता है बेसिकली? दिस लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का काम किसका होता है? बायट-सावर्ट लॉ का। आप कैसे समझते, समझना ध्यान से। अब देखना यहाँ पे देखना नीचे। आप मान लो मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। मान लो मेरे पास इसी शेप का कंडक्टर है। ठीक है, अब मान लो मेरे को यहाँ से इस पॉइंट पी पे, मेरे को क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। सिंपल, समझ गए। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में इस तरीके से हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं आर। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम आर वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब अगर आप यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो तो वो कुछ और होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कुछ और होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग होगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग होगा। मतलब हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अलग होगा इस पी पॉइंट तक, है ना। मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग होगा इस पी पॉइंट तक। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अलग होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लोगे देखोगे तो वो भी क्या होगा? अलग होगा, है ना। तो क्या मैं एक साथ, तो इसका मतलब क्या कि मैं एक साथ सभी पॉइंट्स की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकता इस पॉइंट पी पे, इंटेंसिटी को फाइंड नहीं कर सकता इस पॉइंट पी पे। तो क्या करते हैं हम इसके लिए एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। एक छोटा सा लेंथ, बस ये वाला लेंथ हम क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। और इस छोटा सा लेंथ लिया हमने तो इसको हम नाम दे देते हैं डी एल। क्लियर मेरी बात? समझ गए? ठीक है। अब इस डी एल पॉइंट से इस पी तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? बोलो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डी एल क्या कर लेते हैं हम? एक छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जो कि इसके साथ कितना एंगल बनाता है? इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। क्लियर मेरी बात? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसके अंदर, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? अब बिल्कुल बता सकते हैं सर, एकदम बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। कैसे? मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल में बताया था कि कैसे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो तो हम कैसे करंट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास करंट हो तो किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं इसके लिए? राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट और जो है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ये दोनों चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखी है। ठीक है, और जिसने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल पर ही जो पूरा चैप्टर है बेस है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? देखो यहाँ पे देखो, करंट का फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। अब हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। देख रहे हो मेरे पास राइट हैंड है मेरा,
तो करंट फ्लो रहा ऊपर की तरफ, है ना। तो करंट, अब देखो ये थंब जो होता है, थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की, और फिंगर्स किसकी डायरेक्शन बताती है, जिस तरफ भी कर्ल होंगी फिंगर्स ये वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और थंब क्या बताता है, अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन, है ना। तो करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन हो गई हमारी ऊपर की तरफ, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया राइट हैंड। अब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ कर्ल हो रही है, देखो हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है अंदर की तरफ, है ना, इस तरीके से अंदर की तरफ कर्ल हो रही है। करंट जा रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इनवर्ड। देखो हमारी फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही है, अंदर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। तो इनवर्ड कहाँ जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। और इनवर्ड के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है, ठीक है। इनवर्ड हमारी डायरेक्शन, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, क्रॉस साइन का यूज़ किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखी है आपको, ठीक है। अच्छा, समझ गए। और हमारे पास छोटी सी लेंथ है, और इसी छोटी सी लेंथ की हमें इस पॉइंट पी तक क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो डी एल लेंथ, छोटी सी लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी, तो हम इसको क्या मान लेंगे, डी बी वेक्टर, है ना। और इसको भी डी एल वेक्टर, क्योंकि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये करंट यहाँ से इस तरीके से जाएगा, तो ये डीएल से भी होते हुए जाएगा, डीएल से भी होते हुए जाएगा ना, यहाँ से फ्लो होगा, तो ये हो जाएगा आई डी एल, इनटू में आई आ जाएगा। क्लियर मेरी बात, बोलो इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, समझ गए, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन, समझ गए, क्लियर। तो यही डायग्राम था मेन, अगर जिसने ये डायग्राम समझ लिया, समझ लो उसने दुनिया पलट दी मेरी बात दोस्तों, समझ गए मेरी बात। उसने दुनिया पलट दी, उसने खेल पलट दिया, उसने क्या क्या पलट दिया मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बस यही डायग्राम मेन है। इस डायग्राम के आपको एग्जाम में अगर ये बैड सवट लोग पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को अगर आपके 5 मार्क्स में अगर ये जो हमारी डेरिवेशन है बैड सवट लो अगर आती है, तो इस डेरिवेशन के आपको कम से कम 1 मार्क्स मिलते हैं, समझ लो मेरी बात, 1 से 2 मार्क्स ही मिल सकते हैं, वैसे कंफर्म नहीं है ये चीज़, ठीक है। 1 भी मिलते हैं और 2 भी मिलते हैं कई बार, तो ठीक है, समझ गए, क्लियर मेरी बात, ठीक है। वैसे तो इस बैड सवट लोग की ज़्यादातर यूनिट्स पूछी जाती है और डेरिवेशन तो पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर करें, समझ गए मेरी बात, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो आइडियल लिखा पड़ा है यहाँ पे, आइडियल आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, लेंथ एलिमेंट, या फिर और करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, इसको लेंथ एलिमेंट या फिर करंट एलिमेंट बोलते हैं। आइडियल दोनों साथ हो तो, ठीक है, लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट बोला जाता है, क्लियर। अच्छा, अब देखो बैड सवट लॉ जो होता है वो हमसे ये कहता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो भी हमने यहाँ पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, वही जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तीन चीज़ों की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक चीज़ की। अब क्या है वो चारों चीज़ें, देखो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बैड सवट लॉ कहता है ऐसा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समझ लो, जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यही मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एलिमेंट, ये जो लेंथ एलिमेंट है, आइडियल बोलो या इसको डीएल भी बोल सकते हो, लेंथ एलिमेंट की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर मेरी बात। अच्छा, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है ये साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे साइन थीटा क्यों आया, मैं अभी आपको बताऊंगा जब हम इसकी डेरिवेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा आने के बेसिकली जो भी रीज़न है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। घबराओ नहीं, बस डरो नहीं, सारी चीज़ बताऊंगा, बस आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी, बस मुझे पूरा सपोर्ट करो, मैं आपके हर एक डाउट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, प्यारे तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो जी, समझ आ गया, साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे सर साइन थीटा क्यों आया, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। और लास्ट, यही जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यही जो डी बी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r², डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। बोलो समझ आ गई मेरी बात, ठीक है।
अब क्या करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। क्लियर मेरी बात? बोलो समझ आ गई? ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन चारों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, चलिए कंबाइन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए सारी इक्वेशंस को हम अब कंबाइन करते हैं। लिखते हैं क्या, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, सारी इक्वेशन कंबाइन करते हैं तो हमारा जो dB होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो, एक तो हमारे पास करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक हमारा लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और एक साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? इस तरीके से कंबाइन हो गया कि नहीं हो गया। देखो, हमारा जो, मैं आपको बताता हूँ एक बार अगेन, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी, एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ये हमने देखा, इसके थी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ये चीज़ हमने देखी। दूसरा चीज़, यही जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी ये DL यानी लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक ही नहीं थी। और तीसरी चीज़, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, है ना, ठीक ही नहीं थी। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन सबको देखो, IDL साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा एक साथ हो गया और अपॉन में आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर की थी, ये चीज़ हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो इन सबको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। क्लियर मेरी बात? अब यहाँ से DB प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, आएगा इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा K, और ये हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे K क्या है सर, ये K कौन सी वाला है, तो देखो यहाँ पे जो DB इक्वल टू K को बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, और ये होता है IDL साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, एज इट इज आ गया। तो ये होती है हमारी किसकी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, जल्दी बताओ, बायट-सावर्ट लॉ की। यही हमारी बायट-सावर्ट लॉ की इक्वेशन होती है, यही इक्वेशन आपको याद रखनी है, बस यही डेरिवेशन है छोटा सा, वैसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और ज़्यादातर इस बायट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है, और वेक्टर फॉर्म को हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में, घबराओ नहीं। ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये क्या है, ये होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो, आपने परमिबिलिटी जैसा एक और टर्म सुना होगा जिसका नाम होता है परमिटिविटी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने परमिटिविटी को पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि किसी भी कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसकी किसी अदर उसमें किस चीज़ में जो अपनी परमिशन देने की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी परमिटिविटी होती है। और इस परमिबिलिटी में क्या होता है, देखो एक बार अगेन बताता हूँ मैं आपको, हमने चैप्टर नंबर 1 में परमिटिविटी पढ़ा था, और परमिटिविटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हर एक अलग अलग चीज़ में क्या होती है, परमिशन देने की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे परमिएबिलिटी है, और ये परमिएबिलिटी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अलग अलग चीज़ों में जो है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। समझ गए मेरी बात? समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हमने परमिटिविटी जिस तरीके से पढ़ी है, समझ रहे हो, अपनी अपनी परमिशन देने की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अभी मैं बताऊंगा आपको परमिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, उसकी घबराओ नहीं, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है ना, डेफिनेशन के साथ। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ गए परमिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी अदर टर्म के साथ जो है परमिशन देंगे प्रॉपर्टी परमिबिलिटी कहलाती है। समझ आया क्या? ठीक है, अच्छा आगे देखो, अब समझ आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ये होती है हमारे पास, ध्यान रखना हमेशा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब टेस्ला क्या है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। बोलो समझ में आ गया इतनी बात? बोलो क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर यहाँ से आपको म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, जल्दी बताओ। म्यू नॉट की वैल्यू, तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू तो आसान है निकालना। 4 पाई को उधर ले जाओ तो 4 पाई आ जाएगा और इनटू में 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सिंपल हलवा एकदम, है ना। ये होगी म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ से हमने दो वैल्यू निकाल ली, एक तो के यानी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की निकाल ली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक तो म्यू नॉट की यहाँ पे इस बायट-सावर्ट लॉ में क्या वैल्यू होगी ये भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, समझ आ गया? बोलो आ गया ना समझ? आ गया आ गया आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब याद रखना ये टी क्या है? ये टी क्या है? टेस्ला, TESLA टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ में आया? आ गया समझ? मस्त है। अब ठीक है, तो यही था हमारी इक्वेशन और ये तीनों चीज़ थी हमारी बायट-सावर्ट लॉ की इक्वेशन, और ये तीनों चीज़ इसके पार्ट्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है तो ये आपको 10⁻⁷ जो टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिखना होगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है तो 4 पाई से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारी केस की होगी यूनिट म्यू नॉट की। तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम इसका देखते हैं वेक्टर फॉर्म। चलिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। अब वेक्टर फॉर्म करते हैं। वेक्टर फॉर्म किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो हम इसका करते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, आइए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म, पता है वेक्टर फॉर्म बहुत पूछा गया है बोर्ड्स में, बहुत बार पूछा जाता है। समझ लो ना 95% वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है बायट-सावर्ट लॉ का। भाई साहब समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए वेक्टर फॉर्म को जरूर से माइंड में फिक्स कर लें, फिक्स, समझ गए ना? हाँ, तो चलो देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारी बायट-सावर्ट लॉ की। यहाँ पे देखो डीबी वेक्टर, हाँ एक सेकेंड, डीबी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म है ना यहाँ, तो डीबी वेक्टर लगाना है आपको साथ में। वेक्टर क्वांटिटी है डीबी, है ना। डीबी वेक्टर लगाओगे ना, और इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो यहाँ पे DL, यहाँ पे ऐसे समझो कि जो यहाँ पे थीटा है आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? तो थीटा हमारा जो है ये एक तो DL के बीच का एंगल है कि नहीं है, और एक R के बीच का एंगल है। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि जो ये थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है किसके किसके बीच का एंगल है? एक तो IDL के बीच का है ना, एक तो IDL के बीच का है करंट एलिमेंट के, और एक तो R वेक्टर R के बीच का है, R और इसके बीच का है थीटा एंगल। तो हमारे पास आइडियल तो हमने लिख दिया है, थीटा भी हमने लिख दिया है, बट हमने R नहीं लिखा है। R इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमें लिखना है R को, और हमने ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि R भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो वेक्टर साइन लगा है तो ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमें इस R को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? वहाँ पे तो हमने R यूज़ किया ही है। यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको एक सेकेंड। यहाँ पे जो हमने R का यूज़ किया है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमने R का यूज़ किया है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है कि नहीं है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, लेकिन हमें इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रखना है IDL के साथ। ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी किस तरीके से लिखेंगे? इसमें R को इंक्लूड करके। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे R को, एक बार R को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार R को इसके साथ डिवाइड करेंगे, ताकि इस इक्वेशन को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि R से R तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गई? समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? DB वेक्टर इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL एज इट इज आ जाएगा। अब साइन थीटा हटता है तो
क्रॉस आता है 11th में, याद है ना, याद रखना कि साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस लगेगा, क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, और कॉस थीटा हटेगा, कॉस थीटा हटेगा तो क्या लगेगा, डॉट लगेगा। समझ गए मेरे बात, ये याद रखना। तो यहाँ से साइन थीटा अगर मैं हटाऊंगा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस, और ये हो जाएगा आर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आर, बोलो, समझ में आ गया ना, साइन थीटा इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो डीएल हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप वेक्टर क्वांटिटी लगा देना। समझ गए ना मेरी बात, बोलो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमने वेक्टर क्यों नहीं लगाया, देखो एक चीज़ और, यहाँ पे आप वेक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्यों, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म तो वैसे भी लिख ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, इसलिए जिसके साथ वेक्टर होगा वहाँ पे हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो डीएल के साथ वेक्टर था, याद है ना आपको, डीएल के साथ वेक्टर था, याद है, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डीएल के साथ वेक्टर था ना, ठीक है, इसीलिए हमने वेक्टर लगा दिया। और आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है आपको, ठीक है। अपॉन में आर स्क्वायर, और इनटू में आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर क्यूब हो जाएगा। और यही हमारी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई, किसका, बायट-सावर्त लॉ का। समझ गए मेरी बात, बोलो समझ गए ना मेरी बात। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि परमिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ परमिबिलिटी क्या होती है। तो परमिबिलिटी जो होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, या फिर ऐसे कहो कि परमिबिलिटी की द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द परमिशन इन एनी मीडियम आर कॉल्ड परमिबिलिटी। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द परमिशन इन एनी मीडियम आर कॉल्ड परमिबिलिटी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की हर एक मीडियम में परमिशन देने की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। यानी वो वाटर में कुछ और जो है हमें क्या देगी, परमिशन देगी, और वो किसी लिक्विड में, अदर लिक्विड या गैस में, सॉलिड में क्या देगी, अलग प्रॉपर्टी देगी, अलग परमिशन देगी हमें मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। तो बस आज का जो हमारा लेक्चर था बायट-सावर्त लॉ पे ही ख़त्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कमेंट से मुझे क्या होता है, हौसला बढ़ता है मेरा, और फुल सपोर्ट करना, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए इस चैप्टर से या फिजिक्स से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक लेटर टाटा बाय बाय, सी यू। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, बाय बाय।